आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास में बीए प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना के कारण आप लोगों की कक्षाएं समय से नहीं चल पाई और आप लोग 2-3 महीने आप लोगों का सिलेबस जो है पीछे भी हो गया है। कल आप लोगों को सिलेबस हिंदी का जो सिलेबस था वो उपलब्ध करा दिया गया था। आप लोग सिलेबस का अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी विषय के बारे में नहीं जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तब तक हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे। आप लोग सिलेबस एवं अंशाल पेपर अवश्य ले लेंगे और 2-4 साल जो पिछले साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर परीक्षा समय से होती है तब आप लोगों को जो सिलेबस है वो पूरा हो पाना संभव नहीं है। इसलिए जो हम लोग बाद में करते हैं कि गेस्ट पेपर के माध्यम से परीक्षा के 2 महीने पहले पढ़ाते हैं, हम लोग उसी आधार पर अध्ययन करेंगे। हम लोग गेस्ट के माध्यम से जो परीक्षा के लिए उपयोगी क्वेश्चन होंगे हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर पूरा सिलेबस पढ़ाने लगेंगे तो उसको सिलेबस ख़त्म करने में ही पूरा समय बीत जाएगा, आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं हम लोग सिर्फ उसी प्रश्न का अध्ययन करें। आप लोगों को वीडियो ऑडियो के माध्यम से हम लोग भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न उपलब्ध कराते रहेंगे। आप लोग करना यही है कि आप लोग पढ़ें कम भी तब भी, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है विद्यालय से तो उसका अध्ययन अवश्य कर लें। एक बार तो अवश्य देख लें कि क्या भेजा गया है क्या नहीं, और आगे मतलब जो नोट्स भेजे जा रहे हैं या वीडियो भेजी जा रही है उसका एक नोट्स आप अवश्य बना लेंगे, क्योंकि अगर विद्यालय खुलता है आप लोग क्लास करने आते हैं तो सबसे पहले जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई रहेगी आप लोगों का चेक अवश्य होगा। और आप लोगों के लिए आवश्यक भी है कि कुछ अध्ययन किए रहेंगे तभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग पीछे हो जाएंगे। जैसा कि कल आप लोगों को सिलेबस उपलब्ध हो गया था, जिसमें हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्ययुगीन काव्य है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काव्य और दूसरा मध्ययुगीन काव्य। प्राचीन काव्य में जिन जिन कवियों का अध्ययन करना है आपको सिलेबस में दे दिया गया है, और मध्ययुगीन काव्य में जिन कवियों का अध्ययन करना है वो भी आप लोगों को सिलेबस उपलब्ध करा दिया गया है। आज हम लोग प्राचीन काव्य का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काव्य में सबसे पहले कवि चंद बरदाई है, और चंद बरदाई के बारे में ये वीडियो, चंद बरदाई के जीवन के बारे में ही ये वीडियो है। क्योंकि कोई भी पाठ हम पढ़ते हैं तो पहले कवि का परिचय पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि हर पेपर में कवि के जीवन परिचय से संबंधित अति लघुत्तरी जो प्रश्न आते हैं 2-4 अवश्य आते हैं। अगर किसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं, कभी कोई भी पूछ दे कि इसके कवि कौन है, पृथ्वीराज रासो जी का अध्ययन जैसे हम लोग आज करेंगे, उसके कवि कौन है, अगर आप लोग नहीं बता पाते तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए किसी भी पाठ का अध्ययन करने से पहले हमें कवि के जीवन के परिचय के बारे में अध्ययन करना आवश्यक होता है, और इससे 2-4 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। इसलिए हम प्राचीन काव्य के आज पहले कवि चंद बरदाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। चंद बरदाई का जन्म, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, कि 1148 ईस्वी संवत 1205 में हुआ था। इसमें जो ईस्वी और संवत है इसके बारे में थोड़ा जान लें। ईस्वी जो होती है वो संवत से 57 वर्ष पीछे होती है, और विक्रम संवत जो होता है ईस्वी से 57 वर्ष आगे होती है। अगर हमें संवत निकालना होता है तो हम ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देते हैं
और अगर संवत निकालना होता है तो हम ईस्वी निकालना होता है तो हम संवत में 57 वर्ष घटा देते हैं। समझ में आया कि जैसे ईस्वी है 1848, हम इसमें 57 वर्ष जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा 1205। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में मौजूद है, और ये दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि थे। और ऐसी मान्यता भी है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म एक साथ हुआ था और दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और इनका जन्म भी एक साथ हुआ था। और इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, जिससे हिंदी की पहली रचना होने का भी गौरव प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा है। पहले के कवि जो थे वो राजस्थानी डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग अत्यधिक किए थे। मतलब चंद्रबरदाई डिंगल पिंगल भाषा में ड़ का प्रयोग, ड और ड़ का प्रयोग अत्यधिक होता है। जो इनके पद हैं उसमें ड़ डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इनका साहित्यिक योगदान, पृथ्वीराज रासो का साहित्यिक योगदान, हिंदी के प्रथम कवि एवं प्रथम महाकाव्य के प्रणेता थे। पृथ्वीराज रासो को अनेक साहित्यकारों ने चंद्रबरदाई को अनेक साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि ही माना है। और ये प्रथम महाकाव्य और इनके रचना जो पृथ्वीराज रासो है इसको प्रथम महाकाव्य भी माना है। जैसा कि स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि हिंदी के प्रथम कवि एवं प्रथम महाकाव्य के प्रणेता, मतलब प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम कवि चंद्रबरदाई कवि के रूप में ये अपना विशिष्ट साहित्य कवि के रूप में और हिंदी साहित्य में भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में रहते हुए उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, उनका पूरा जीवन काल के बारे में चंद्रबरदाई ने लिखा है। और आप लोग के सिलेबस में जो है वो संयोगिता पढ़ने का अध्ययन करना है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी क्या है, कैसे उनके जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़ करके संयोगिता से विवाह किए थे। हम लोग आगे सिलेबस में इसी का अध्ययन करेंगे, संयोगिता पढ़ने का। अब इनकी मृत्यु है, चंद्रबरदाई की मृत्यु सन 1192 ईस्वी संवत 1249 विक्रम संवत में होती। आप लोग ईस्वी और संवत के बारे में जान ही गए हैं कि ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ कर देने पर संवत हो जाता है और संवत में 57 वर्ष घटा देने पर ईस्वी हो जाता है। ये रहा चंद्रबरदाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। आप लोग चंद्रबरदाई के जीवन परिचय से परिचित हो गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इनका जन्म और मृत्यु है, इनकी भाषा कौन सी है, इनकी रचना कौन सी है और पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है, इसके बारे में आप लोग एक नोट्स बना लेंगे और अपने नोटबुक पर लिख भी लेंगे। उनका जीवन परिचय, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, किसके आश्रय में रहते थे और किस भाषा में लिखे हुए हैं और इनका साहित्यिक योगदान क्या क्या रहा है। ये रहा आप लोगों का चंद्रबरदाई का संक्षिप्त जीवन परिचय। और हम जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाते रहेंगे उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को रोज़ उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर हम लोग किसी कवि के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसका अध्ययन करते रहेंगे तो जो हमारा लघुत्तरी क्वेश्चन है वो तैयार होता रहेगा। अब इसके बाद आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज
रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मतलब रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो इसका उत्तर आप लोगों को सामने है कि रासो शब्द की उत्पत्ति में विद्वानों के अनेक मतभेद हैं, कि मतलब अलग अलग साहित्यकार अलग अलग जगह से ये रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। पहले फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा द तासी, पहले फ्रांसीसी साहित्यकार गार्सा द तासी, जिनका हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति राजस्यु शब्द से माना है, या राजस्यु शब्द से बताया है। और दूसरे साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य में जिस भी रचना और जिस भी विधा को इन्होंने प्रमाणित किया, सर्व प्रमाणित रचना वही मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह रसायन शब्द से माना है। आप लोग इसको नोट अवश्य कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है। इसके पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर देख लेंगे कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है। और इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले साहित्यकार हैं, मतलब पृथ्वीराज रासो प्रमाणित है कि नहीं है। इसमें 3 भाग हैं। कुछ साहित्यकार पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानते हैं और कुछ साहित्यकार इसे अर्ध प्रमाणित मानते हैं और कुछ साहित्यकार इसे अप्रमाणित मानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जाता है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप लोग इसका नोट्स अवश्य बना लेंगे। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले साहित्यकार, इसका उत्तर नीचे लिखा गया है। श्यामल पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित मानने वाले साहित्यकार तो पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास और दूसरे डॉक्टर ग्रियर्सन। पहले श्याम सुंदर दास और दूसरे डॉक्टर नगेंद्र और तीसरे ग्रियर्सन। 3 साहित्यकारों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित माना है। कौन कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र और ग्रियर्सन। ये 3 साहित्यकार जो हैं वो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माने। और उसके बाद नीचे अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित मानने वाले साहित्यकार। अप्रमाणित मतलब जो साहित्यकार पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित नहीं मानते। इसमें नंबर नहीं लिखा गया है, आप लोग लिख लेंगे कि चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद 5वां, 6ठा 2 क्वेश्चन मिस हो गया है। इसे प्रमाणित मानने वाले साहित्यकार हैं पहले श्यामल दास, उसके बाद दशरथ शर्मा, डॉक्टर बूलर और आचार्य शुक्ल। जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि जो आचार्य शुक्ल ने जिसे अप्रमाणित कर दिया वही सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित माना गया है, जिसे अप्रमाणित कर दिया गया है आज के सबसे ज़्यादा साहित्य में उसे अप्रमाणित अब भी माना जाता है। तो अप्रमाणित मानने वाले साहित्यकार हैं श्यामल दास, दशरथ शर्मा, डॉक्टर बूलर, आचार्य शुक्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित मानने वाले साहित्यकार कौन से? अर्ध प्रमाणित मतलब आधा प्रमाणित मानते हैं और आधा नहीं, कि मतलब ये अर्ध प्रमाणित है, कुछ इसके प्रमाणित हैं और कुछ नहीं मिलते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। ये जो 2 साहित्यकार विद्वान हैं ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित मानते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित मानने वाले साहित्यकार। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? क्योंकि चंद्रबरदाई की मृत्यु
1192 ईस्वी में हो गई थी। उस समय पृथ्वीराज रासो था पूरा नहीं हुआ था। फिर इस पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का श्रेय उनके पुत्र जल्हड़ को है। उन्होंने चंद्रबरदाई मरते समय अपने पुत्र को पृथ्वीराज रासो सौंप के गए थे कि इसे आप पूरा कर देना। कि इसमें जैसे कि चंद्रबरदाई के पुत्र ने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का श्रेय उसी को है। एक दोहा पद भी लिखा है चंद्रबरदाई ने कि पुस्तक जल हथ चल गज्जन नृपकाज, कि मतलब पुस्तक जो पृथ्वीराज रासो है उससे जल्हड़ के हाथ में सौंप करके पृथ्वीराज रासो स्वर्ग सिधार दिए और इसे पूरा करने का काम उनके पुत्र जल्हड़ ने किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आप लोगों को जो पद है, जो महत्वपूर्ण पद है, जो परीक्षा में संभावित आ सकते हैं, उसका व्याख्या सहित आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक काम आपको करना है कि अगर जब तक आप लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ही बहुत करिए, एक बार देख भी लेंगे तब भी कुछ न कुछ याद हो जाएगा। और अगर आप जब भी विद्यालय आते हैं तो अपने नोट्स के साथ अवश्य आएंगे कि हम देखेंगे कि जो पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कुछ पढ़ाने से संभव नहीं है। और रही सिलेबस की बात, सिलेबस आप लोगों को ऐसे ही पूरा होगा जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है बस वही आप लोगों के पास पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि अगर परीक्षा समय से होती है, अगर पूरा सिलेबस ख़त्म करने लगेंगे तो वो संभव नहीं है कि पूरा सिलेबस समाप्त हो सके। इसलिए आप लोगों को जो परीक्षा उपयोगी है, एक अंशाल पेपर भी ले लेंगे, उसमें भी आप लोग अपने ढंग से जो क्वेश्चन पिछले सत्रों में पूछे गए हैं उसी के अनुसार और जो विद्यालय से आप लोगों के पास उपलब्ध हो रहा है उसका अध्ययन आप लोग करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में